नमस्ते, मैं मधुरिमा श्रीवास्तव। आज हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम स्वरों के ऊपर बात कर चुके हैं कि स्वर क्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, इनके प्रकार क्या हैं, स्वर कब मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, या जो स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ है, कहाँ से ये निकलते हैं। तो ये सब हम बात कर चुके हैं। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको इसको भी आगे समझने में मदद मिलेगी उससे। तो आज व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो पहले वीडियो में भी मैंने व्यंजन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि व्यंजन होते क्या हैं। तो व्यंजन वो हैं जिनका स्वतंत्र रूप से आप उच्चारण नहीं कर सकते, जैसा कि स्वर का करते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। लेकिन जब आप व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। आप मूल रूप में व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे क आप बोल रहे हो, ट तो देख रहे हो, ट ओ आ की आवाज अपने आप से निकल रही है। यानी आप जब ट बोलोगे, क बोलोगे या कोई और व्यंजन बोलोगे तो अ अपने आप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यंजन जब आप बोलोगे तो यानी व्यंजन वो हैं, वो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं जिनमें की जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, जिनमें आपको स्वर की उच्चारण के लिए सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो आपका ये हो गए, ये व्यंजन हो गए। अब व्यंजन में उच्चारण के आधार पर व्यंजन होते कौन कौन से हैं, कितने व्यंजन हैं। तो आपको ये उच्चारण के आधार पर व्यंजन में सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि जब इनका उच्चारण आप करते हो, इन व्यंजनों का, तो हवा कहीं ना कहीं मुंह को स्पर्श करती है। तो इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। या वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्गों में बटे हुए हैं। जैसे कि क वर्ग, अब इसमें कितने आते हैं आपको पता होगा। हिंदी वर्णमाला में पांच पांच वर्ण आते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग, ये आते हैं ना। तो ये पांच हो गए क वर्ग के। फिर उसके बाद च वर्ग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो ये पांच पांच के जो हैं ग्रुप हैं। क वर्ग में पांच, फिर ऐसा ही आपका जो चा वर्ग है, फिर टा वर्ग। तो कुल मिला के कितने हो गए? 25। क्योंकि पांच वर्ग में प्रत्येक में पांच पांच वर्ण अगर आप रखेंगे तो कुल कितने हो गए? 25। तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए या फिर वर्गीय व्यंजन हो गए। अब इसमें जो लास्ट के हैं, हर वर्ग का जो लास्ट वाला, जैसे अंग, य, ड़, न, म, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो ये 25 आपको व्यंजन पता चल गए होंगे कि कौन से वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन है या फिर वर्गीय व्यंजन है। तो 25 आपको पता हो गए। आगे चलते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन, और ये है 4। अब ये कौन कौन से हैं और अंतस्थ क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी जीभ है वो पूरी तरह से कहीं भी स्पर्श नहीं करती, पूरी तरह से नहीं स्पर्श करती। जैसे आप बोलते हो य, र, ल, व, तो यहाँ तो इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये हो गए 4। तो आपको 25 पहले पता थे, अब 4 और हो गए, तो हो गए 29। अब इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनको कि जब आप बोलते हो तो हवा मुंह में रगड़ खाती है और फिर इस गर्मी, हीट उत्पन्न होती है। तो इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे श, स, श, श, स, ह। अब ये बोल रहे हो, ये 4। तो आप मेरे साथ साथ बोलो तो आपको खुद पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है कि जब श का उच्चारण कर रहे हो, श, श, स, ह, तो आपको लग रहा होगा कि हवा मुंह में रगड़ खा रही है और हीट उत्पन्न हो रही है। तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए। तो आपके 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 29, 4 और आपने कर लिए तो 33 हो गए ऊष्म व्यंजन मिला के। तो ये हो गए 33 आपके, ये मूल व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद 33 ये हो गए। इसके बाद दो दो है द्विगुण व्यंजन। अब ये कौन से हैं द्विगुण व्यंजन? तो एक है सड़क वाला ड़ और एक पढ़ वाला ढ़, ठीक है। तो ये जो है ये द्विगुण व्यंजन है। तो आपके हो गए अब 35। 35 के बाद 4 आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्षत्रिय, आप क्षत्रिय वाला छ है ना, छ, त,
त्र, ज्ञ और श्र, ये जो है ये आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो है वो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल संधि से बनते हैं। तो ये जो है वो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल या संधि से बनते हैं। जैसे कि अभी हम पहले वाले पे बात करते हैं क्षत्रिय वाला छ के बारे में। तो ये किससे बनता है? ये क और श से मिलकर बनता है। क जो है इसमें मूल व्यंजन की तरह प्रयोग होता है और श जो है वो स्वर सहित है। मूल व्यंजन का मतलब वो स्वर रहित है। जैसे क लिखेंगे तो क के नीचे हलंत लगाएंगे, ये मैंने पहले ही बताया था कि जब मूल रूप में लिखा जाएगा तो क के नीचे हलंत लगेगा और प्लस श पूरा लिखा जाएगा, उसमें हलंत नहीं लगेगा। अगर श बिना हलन के लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि श स्वर सहित है और क हलंत में लिखा जा रहा है, इसका मतलब वो स्वर रहित है। तो इसमें जो जो छतरी वाला छ है वो जो क और श के मेल से बना है, तो क इसमें स्वर रहित है और श इसमें स्वर सहित है। इसी तरीके से त्र त्र जो बनता है वो ता और रा के मेल से बनता है। अब इसमें ता जो है वो स्वर रहित है और रा जो है स्वर सहित है, यानी ता जो है वो मूल व्यंजन के रूप में। मूल व्यंजन को कैसे लिखते हैं? हलंत लगा के लिखते हैं, आपको ये मैंने पहले भी बताया था। फिर उसके बाद आगे आता है आपका ज्ञ। तो ज्ञ जो ज्ञानी वाला या ज्ञान लिखते हैं आप, तो या यज्ञ में प्रयोग होता है। तो ज्ञ जो है वो ज और य से मिलकर बना है। अब ज जो है वो क्या है? मूल व्यंजन के रूप में, यानी वो क्या है? स्वर रहित। और जो य है वो स्वर सहित है। फिर आता है श्र, तो वो श और र से मिलके बना होता है। अब श जो है वो आपका स्वर रहित है, यानी मूल रूप में है, और जो र है वो स्वर सहित है। तो श जो है वो स्वर रहित और र जो है वो स्वर सहित। तो इनमें से आपने सब जितने भी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए उनमें, जैसे क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ, श्र, उनमें जो पहला वाला आपका जो व्यंजन है जिनके दो के योग से मिलकर ये बना है, तो जो जो दो व्यंजनों के योग से ये बना है, तो उसमें जो पहला वाला है वो स्वर रहित है और जो दूसरा है वो स्वर सहित है। जैसे छा में था क और श, तो क जो है वो स्वर रहित और श जो है वो स्वर सहित। तो इन चारों में ही आपने देखा कि एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। तो ये हो गए आपके चार संयुक्त व्यंजन। तो आपने अभी तक करे थे 35, 35 में आपने ये चार और जोड़ दिए तो हो गए 39। अब 39 के बाद दो और बचे, उनको कौन कौन से हैं? अंग और अ। ये जो है वो अयोग वाह कहलाते हैं। तो आपके अब हो गए 41। ये 41 व्यंजन आपके ये हो गए और 11 आपके स्वर बताए थे, तो वो हो गए कुल मिलाकर 52। अब ये तो 52 हो गए वर्णमाला के 52 वर्ण। अब एक जो नया वर्ण जोड़ा है केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा, तो वो जो है वो उसकी ध्वनि जो है, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरह से वो लिखा जाता है। तो इसका जो ध्वनि है जब उच्चारण करते हैं तो वो ला और ड के बीच की है। तो ला आप बोलते हो कहाँ से? ये आपने थोड़ा सा मैंने जब स्वर का उच्चारण स्थान बताया था तो बताया था कंठ, तालव्य यानी तालु, फिर मूर्धा, मूर्धा यानी तालु का क्या होता है कि जब ये ऊपरी जो है, ऊपरी भाग जो है जहां से आपका दांत और मसूड़ा ये जुड़ा हुआ है, ऊपरी भाग का यहाँ ये पहला स्थान ये तालु कहलाता है। फिर इसका जो बीच का कठोर भाग है तालु का वो मूर्धा कहलाता है। फिर दंत, फिर ओष्ठ, यहाँ से उच्चारण होता है। तो जो ल को उच्चारण करते हैं ल, तो वो आप करते हैं जो दांत हैं दांतों के पिछले हिस्से से, ठीक है, तो वहां से। और ड का उच्चारण मूर्धा से करते हैं। तो अगर आप ला बोलो लेकिन जबान को आप यानी अपनी जीभ को ले जाओ आप ड के स्थान पे, जहां से मूर्धा से बोलते हो तो वहां पे ले जाओ, तब बोलो ला का उच्चारण करो, तो इसकी ध्वनि इस तरह की होती है। जैसे अब ये जो है ये प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पहले से ही बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन जो हमारी अलग राजस्थानी है, हरियाणवी है, कुमायूनी है, गढ़वाली है, इन सब भाषाओं में इसका प्रयोग पहले से होता आ रहा है।
जो कि हिंदी में अब नया जोड़ा गया है। तो जैसे बावड़ा बोलते हैं ना, यानी जिसका मतलब पागल, तो वो जो लिखा है, मैंने इस पे लिख के भी दिया है, तो वहां पर ये जो वर्ण है ये प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में अब 53 वर्ण हैं। जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण थे जो मैंने आपको बताए, जिसमें से कि 25 क्या थे, 25 हैं आपके वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, फिर 4 अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन, फिर 2 द्विगुण व्यंजन, फिर 4 आपके जो है वो संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवा। तो इनको मिलाकर 41 हुए थे, और ये जो आपको केंद्रीय हिंदी समिति ने जोड़ा है, तो वो एक हो गया 42 हो गए, और 42 ये, और अगर आप 11 वो जोड़ लें स्वर, तो आपका 53 हो गया। तो ये है उच्चारण के आधार पर आपके व्यंजन जो मैंने आज बताए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ये तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन है, लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी उच्चारण इन जो जितने भी मैंने आपको अभी व्यंजन बताए, इनका उच्चारण होता कहां से है, क्या कंठ से होता है, किन व्यंजन का कंठ से होता है, किन का तालु से होता है, किसका मूर्धा से होता है, किसमें दंत का प्रयोग करते हैं आप, किसमें ओष्ठ का प्रयोग करते हैं, किसी के, और कुछ ऐसे भी है जिनमें दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करते हैं। तो आप कहां से कौन सा जो व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।